हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आपको दो टीपिन्स की रिक्वायरमेंट है अगर आपका अकाउंट डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ में है। फॉर एग्जांपल आपका ज़ीरोधा में अकाउंट है और अपस्टॉक्स में भी अकाउंट है, तो क्या आपको दो डिफरेंट टीपिन्स चाहिए? अगर आपकी डिपॉजिटरी सेम है तो भी, यानी आपको पता है दोनों सीडीएसएल के साथ हैं, तो भी क्या दो टीपिन चाहिए या एक ही टीपिन से काम हो जाएगा? तो इसका हम शॉर्ट में अगर आंसर देखें तो वो है यस, आपको दो डिफरेंट टिपिन्स चाहिए। तो ये तो बात हो गई जिनको सिर्फ ये पता करना था कि क्या दो टिपिन चाहिए कि नहीं। इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करेंगे इस वीडियो में। जो बात करेंगे हम वो है डीपी आईडी के बारे में, क्लाइंट आईडी क्या होती है, डीमेट अकाउंट का जो स्ट्रक्चर होता है, ओके। इन बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि क्यों दो टिपिन ज़रूरी हैं अगर आपकी डिपॉजिटरी सेम भी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने यूज़ किया है इसका लिंक मैं पीडीएफ का जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगा, तो आप चाहो तो ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सम बेसिक्स। तो देखो, आपका जो डीमैट अकाउंट नंबर होता है ना, वो 16 डिजिट से टोटल बना होता है, यानी 16 डिजिट्स का आपका डीमैट अकाउंट का नंबर होता है। तो उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं वो किस तरह से डिवाइडेड होता है। जो पहली 8 डिजिट्स होती हैं वो होती हैं आपकी डीपीआईडी, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो आपके केस में है अपस्टॉक से ज़ीरोधा, जो भी है, जो ब्रोकरेज हाउस है, जो बैंक है, जो ब्रोकरेज फर्म है, ओके। तो वो हो गए डीपीआईडी। तो 8 डिजिट्स होती हैं जो उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और जो अगली 8 डिजिट्स होती हैं वो होती है क्लाइंट आईडी या फिर बेनिफिशियरी की जो आईडी होती है, यानी जो ब्रोकरेज का क्लाइंट है ना, उसको जो आईडी ब्रोकरेज असाइन करती है उसको हम बोलेंगे क्लाइंट आईडी, सिंपल। तो 8 डिजिट्स प्लस 8 डिजिट्स दैट इज इक्वल टू योर डीमैट अकाउंट नंबर विच इज टोटलिंग टू 16 डिजिट्स, ओके। लेट्स मूव ऑन। So let's talk about DPID now. DPID is unique for every depository participant, that is a broking firm or a bank, and assigned by a depository. इसका मतलब कि जो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो कौन है? अपस्टॉक्स हो गया, ज़ीरोधा हो गया, जो भी ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, ठीक है, जो भी है वो उसको आप बोलोगे डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब जो सीडीएसएल और एनएसडीएल है ये हैं डिपॉजिटरीज, यानी इनके साथ में इन्होंने एसोसिएशन की है। समझे आप बात मेरी? आपके जो शेयर्स हैं वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में यहाँ स्टोर होते हैं जाके, इनमें से किसी एक में, जिसके साथ भी आपके ब्रोकर का टाई अप है। अब हमें ये पता है कि अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा का टाई अप है सीडीएसएल के साथ, तो अभी हम इसकी बात करेंगे। तो जो ये फर्स्ट 8 डिजिट्स है ना, जो ये आपके डीपीआईडी है, ये जो सीडीएसएल है ये असाइन करती है आपके ब्रोकर को। तो सीडीएसएल हर अलग ब्रोकर को अलग डीपीआईडी असाइन करती है। हम आगे देखेंगे कि अपस्टॉक्स की क्या है, ज़ीरोधा की क्या है। तो आप अभी के लिए इतना समझ जाइए कि जो डीपीआईडी होती है वो सीडीएसएल और एनएसडीएल अलॉट करता है किसको? आपके ब्रोकर को, ठीक है। और जो फर्स्ट 8 डिजिट्स हैं आपके डीमैट अकाउंट नंबर में वो इन्हीं की डीपीआईडी होती है सीडीएसएल के पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं क्लाइंट आईडी की। ये सब चीज़ें जो है ना मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा प्रॉपर नीचे भी, तो अभी के लिए आप मेरे साथ जो प्रोग्रेशन चल रहा है इसमें कंटिन्यू कीजिए। तो क्लाइंट आईडी समझ लेते हैं हम। ऑल क्लाइंट्स अंडर अ पर्टिकुलर ब्रोकरेज एजेंसी विल हैव द सेम फर्स्ट 8 नंबर्स इन द डीमैट अकाउंट्स बट देयर क्लाइंट आईडीज विल बी यूनिक फॉर ईच ऑफ देम। इसका मतलब ये है कि जो हमने पिछले केस में देखी थी ना डीपीआईडी, अगर मान लीजिए मैं हूँ, मेरा अकाउंट अपस्टॉक्स के साथ में है और आप हो, आपका अकाउंट भी अपस्टॉक्स के साथ में है, तो जो हमारा डीमैट अकाउंट होगा उसके जो पहले 8 डिजिट्स होंगे ना, पहले 8 नंबर होंगे, वो होंगे सेम बिल्कुल, ठीक है। जितने भी लोग अपस्टॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं अपस्टॉक्स के साथ, पहले 8 नंबर उनके सेम होंगे, जो कि डीपीआईडी है। अब क्लाइंट आईडी क्या है? क्लाइंट आईडी वो आईडी है जो अगले 8 नंबर हैं जो आपका ब्रोकरेज हाउस, हमारे केस में अपस्टॉक्स, हमको देता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। वो हमको असाइन करता है वो चीज़ जो अगले 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी है, दिस नंबर इज जनरेटेड बाय यूजिंग द इन हाउस फॉर्मूला ऑफ ए चोजन ब्रोकिंग एजेंसी। जो क्लाइंट आईडी है उसको जनरेट करने के लिए, यानी उसको तय करने के लिए सीडीएसएल या एनएसडीएल का कोई हाथ नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ये जो भी ब्रोकरेज एजेंसी है, हमारे केस में अपस्टॉक्स, वो इन हाउस यानी अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि किस फॉर्म में या किस सीक्वेंस में क्या नंबर्स जनरेट करने हैं और क्लाइंट्स को कैसे असाइन करने हैं।
CDSL और NSDL का कहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, DPID में, क्योंकि वो यहीं से मिलती है, ठीक है, ब्रोकर्स को। और क्लाइंट आईडी होती है जो ब्रोकर हमको देता है, ब्रोकर को पूरी इंडिपेंडेंस है, क्लाइंट आईडी वो अपने हिसाब से रख सकता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सब देख के घबराओ मत, मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ बिल्कुल आसानी से। तो देखो, हम अभी CDSL की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग जो है ज़ीरोधा अपस्टॉक्स के साथ में काम कर रहे होगे, तो CDSL जो है वो इस केस में हमारा डिपॉजिटरी होता है ज़ीरोधा अपस्टॉक्स में। तो जो आपका डीमैट अकाउंट नंबर होगा ना, आप कभी भी अपना डीमैट अकाउंट नंबर चेक करना, वो कैसे करोगे, अपस्टॉक्स में और ज़ीरोधा में आप अपना प्रोफाइल सेक्शन जब ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपका डीमैट अकाउंट नंबर क्या है। तो वो आप कभी भी देख लेना, 16 डिजिट्स का होगा पहली चीज़। और ज़ीरोधा के केस में आपके जो पहले 8 नंबर होंगे ना, वो यही होंगे, 12081600। मेरे डीमैट के भी पहले 8 नंबर यही हैं, आपके भी यही हैं, सबके यही होंगे ज़ीरोधा में। अपस्टॉक्स में पहले 8 नंबर DPID क्या होगी, ये 12081800, ठीक है, ये सबके साथ पहले 8 नंबर सेम होंगे। तो अलग क्या होगा, अलग होगी ये क्लाइंट आईडी, जो ज़ीरोधा अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, अपस्टॉक्स अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा भी है, देखो, DPID में असाइंड बाय CDSL टू अ पर्टिकुलर ब्रोकरेज हाउस एंड क्लाइंट आईडी असाइंड बाय ब्रोकरेज हाउसेस इंडिपेंडेंटली टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है। और जो देख लो, DPID शुरू में जो सेम है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सेम फॉर एवरी क्लाइंट ऑफ पर्टिकुलर ब्रोकरेज, ठीक है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, तो अगर रिपीट किया जाए तो अच्छे से समझ आ जाता है। तो चलो आगे चलते हैं। तो देखो, एक चीज़ अब यहाँ से हमको ये क्लियर हो रही है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 अकाउंट इन द सेम ब्रोकरेज हाउस। आपका ज़ीरोधा में एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं हो सकते, अपस्टॉक्स में एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, इनमें और इनमें अलग अलग एक एक हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमको समझ आ रही है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि DPID भी, जैसे आपका एक ज़ीरोधा में है तो DPID अलग मिलेगी, क्लाइंट आईडी अलग मिलेगी जो ज़ीरोधा की है, और आपका अपस्टॉक्स में है तो ये ऑटोमेटिकली पहले 8 नंबर अलग हो जाएंगे, क्लाइंट आईडी अपस्टॉक्स आपको अपने हिसाब से देगा। तो दोनों चीज़ हमारी डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो एक ये कारण भी है, जो आपका टीपिन बनेगा ना, वो आपको मैं भी थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। जब आप CDSL की वेबसाइट पे जाओगे जहाँ से टीपिन जनरेट होता है, वहाँ पे वो आपसे पूरा डीमैट अकाउंट का नंबर मांगेगा। तो अब आप खुद सोचिए, अगर वो पूरा डीमैट अकाउंट का नंबर मांग रहा है तो जनरल सी बात है कि दोनों अकाउंट्स के लिए आपको सेपरेट जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि EDIS में आपको पता है कि जो सेबी की गाइडलाइन है वो EDIS में थोड़े बदलाव इसलिए ला रही है कि वो जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कर सके। तो अगर आपके मान लो जिनके 3 4 5 डीमैट अकाउंट है, उनका एक टिपिन होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि किसका कहाँ से क्या लिंक्ड है। तो इसलिए सबका अलग अलग आपको दोनों का टिपिन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, जो आपको वहाँ पे भरना होता है ना अपना, CDSL से आप जनरेट करोगे, वैसे तो आपको दोनों ब्रोकर ईमेल कर देंगे और SMS कर देंगे, पर आप खुद से जनरेट अगर करके देखोगे तो आपको मैं लिंक दूंगा वेबसाइट का नीचे CDSL का, वहाँ पे जाके भी खुद से जनरेट कर सकते हो। आपको वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट नंबर डालना है और पैन नंबर डालना है, तो आपके मेल और SMS पे आ जाएगी आपका टिपिन, ठीक है। तो आप करके देखना, आपका दोनों में अकाउंट है ना, तो आपको दोनों अलग अलग टिपिन मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।